ली चैटर्जी प्रिंसिपल की ये स्टेटमेंट है, समझाता हूँ पहले। कोई भी सिस्टम मान लो इक्विलिब्रियम पे है, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, आपने कुछ चेंज करा उस सिस्टम में, तो सिस्टम पता है क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। ये ली चैटर्जी प्रिंसिपल है, सिंपल। अब इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, इट स्टेट्स दैट एन change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे अगर है, ठीक है, आपने कुछ बाहर से ऐसा चेंज करा कि वो इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, जो आपने चेंज करा उसको अपोज करेगा, क्योंकि सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। इसको समझते हैं, ठीक है। Does the number of moles of reaction products increase, decrease or remain same? क्वेश्चन क्या है, आपको 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, इनमें पूछा है कि जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो बढ़ेंगे, कम होंगे या सेम रहेंगे। कब? व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, आपको ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो, ये एक क्लोज्ड कंटेनर था, मान लो यहाँ पे ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गैसेस हैं। पहले पहले एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वाली। इसके अंदर कौन कौन है? PCl5 गैस है, PCl3 गैस है और Cl2 गैस है। तो गैसेस का कुछ प्रेशर होगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। आपने इसका सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, यही बोला ना उसने, डिक्रीज द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने से इसका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो एक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे था, आपने उस सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिस्टम प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा, आपने क्या किया, आपने प्रेशर डिक्रीज किया, सिस्टम उसको अपोज करेगा। मतलब सिस्टम क्या बोलेगा, प्रेशर इंक्रीज करो, यही करेगा सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि वो अपोज करेगा। देखो, सिस्टम का बस पता कहाँ चलता है, सिस्टम का कंट्रोल, सिस्टम ये नहीं बोलेगा पिस्टन को नीचे करो, पिस्टन पे सिस्टम का बस नहीं चलता। सिस्टम का बस कहाँ चलता है, इस एरो पे। सिस्टम या तो रिएक्शन को फॉरवर्ड कर सकता है या बैकवर्ड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसको प्रेशर क्योंकि आपने प्रेशर डिक्रीज किया, सिस्टम को प्रेशर इंक्रीज करना है, तो वो इंक्रीज कैसे करेगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज करके, गैस के मोल इंक्रीज करके वो प्रेशर को इंक्रीज करेगा। गैस के मोल कैसे इंक्रीज होंगे, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड? फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 गैस मॉलिक्यूल है, रिवर्स में एक ही गैस मॉलिक्यूल है। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो मैंने ये चेंज करा, वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर कम करा, उससे सिस्टम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट के मोल बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट का आंसर क्या है, इंक्रीज। देखो, ये ली चैटर्जी प्रिंसिपल है, समझ में आ गई बात? जो आपने चेंज करा सिस्टम उसको अपोज करेगा। देखो, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, चलो पहले सॉल्व कराता हूँ फिर पढ़ा दूंगा। फर्स्ट समझ में आ गया, कहाँ जाएगा? फर्स्ट का पार्ट क्या, इंक्रीज होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इन शॉर्ट अगर सम अप करना हो, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया, अगर प्रेशर आपने डिक्रीज किया, सिस्टम प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा। सिस्टम प्रेशर इंक्रीज कैसे कर सकता है, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब यहाँ देखो, सेकंड में गैसियस मोल्स कहाँ ज्यादा है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में एक गैसियस मोल है ना, तो प्रोडक्ट में है ना, और प्रोडक्ट में तो गैसियस मोल है ही नहीं, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये। गैसियस मोल बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, है ना, तो फिर प्रोडक्ट के मोल तो डिक्रीज हो जाएंगे ना, हमको तो प्रोडक्ट के मोल पूछा उसने, ठीक है बात है। थर्ड में देखो, गैसियस मोल कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी, तो दोनों जगह 4 4 ही है, तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम, है ना। आंसर समझ में आ गया? ली चैटर्जी प्रिंसिपल कैसे, अब लिखना कैसे, देखो, if pressure is decreased by increasing volume, system moves in a direction to increase the pressure. To increase the pressure, system shift towards a direction where number of gaseous moles increases. ये ली चैटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में ही है। तो पहला वाला क्या था,
वही है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज कहाँ हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ताकि प्रेशर, so reaction shifts in forward direction on decreasing the pressure, thus number of moles of reaction products increase. Clear है ना? सेकंड में number of gaseous moles increase in backward direction, so reaction shifts backward on decreasing the pressure, तो number of product decrease. समझ में आ गया? फिर क्या, number of gaseous moles of reactant and product are equal, इसलिए equilibrium is not disturbed by change in pressure, सेम रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा है ना। अगला देखते हैं, विच द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो आपको कुछ इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है जब आप इसमें प्रेशर चेंज करोगे, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम या तो बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, कुछ तो चेंज करोगे, नहीं इंक्रीज बोला है, प्रेशर इंक्रीज करोगे मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कम कर दोगे आप, है ना। तो कंटेनर का वॉल्यूम कम करने पे मतलब प्रेशर बढ़ाने पे इनमें से कौन कौन से इक्विलिब्रियम हैं जो अफेक्ट हो जाएंगे। तो कौन से इफेक्ट होंगे, जिनमें नंबर ऑफ गैसेस मोल में अंतर है वो अफेक्ट होंगे। समझ में आई बात है। अच्छा, ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दो पार्ट में आपको आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चन को, पहले तो यस और नो में बताना है कि हाँ ये अफेक्ट होंगे, और जो अफेक्ट होंगे वो फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे ये बताना है। तो देखो हुआ क्या, आप ये था कंटेनर, इसमें गैस था, आपने प्रेशर इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया, सिस्टम क्या बोलेगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो सिस्टम बोलेगा प्रेशर डिक्रीज करो। वो डिक्रीज क्या कर सकता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम करके, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो पहले ये बताओ कौन कौन अफेक्ट होगा। अफेक्ट वो होंगे जिनमें नंबर ऑफ गैसियस मोल में फर्क है, तो फर्स्ट वाला अफेक्ट होगा नहीं होगा बताओ, यस होगा। सेकंड वाला देखो ध्यान से, गैसियस मोल रिएक्टेंट के कितने हैं, 2 1 3, प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, हाँ 3 ही है ना, तो ये इफेक्ट नहीं होगा। ये अरे प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के गैसियस मोल 1 ही तो है, गैसियस मोल देखो, तो ये होगा यस। ये वाला प्रोडक्ट के गैसियस मोल 1 है, रिएक्टेंट के 3 है, तो होगा अफेक्ट ये, यस। 4 पार्ट होगा, और भी है क्या पार्ट इसके, हाँ और भी है। ये बताओ होगा नहीं होगा, होगा। ये वाला 4 और 5 9 10, ये भी होगा। ओके, अब हमको ये बताना है कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सिस्टम बोलेगा प्रेशर कम करो, तो जिधर कम हो रहे हैं गैसियस मोल उधर चला जाएगा, जिधर कम हो रहे हैं। तो फर्स्ट में कम कहाँ हो रहे हैं, बैकवर्ड में कम हो रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। सेकंड तो अफेक्ट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे कम कहाँ हो रहे हैं, बैकवर्ड में कम हो रहे हैं, ये भी बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पे कम कहाँ हो रहा है गैसियस मोल, फॉरवर्ड में कम हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, है ना। यहाँ पे कम किस तरफ हो रहे हैं, बैकवर्ड में कम हो रहे हैं, तो बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पे कम किस तरफ हो रहे हैं, बैकवर्ड। बस इतना ही क्वेश्चन। अब लिखना सिर्फ ये मत लिखना जैसे लिख, आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। आंसर नहीं लिखना बस यस बैकवर्ड यस फॉरवर्ड, ऐसे नहीं करना। द रिएक्शन देखो कैसे लिखा मैंने, द रिएक्शंस फॉर विच गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल आर अफेक्टेड बाय चेंजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो पहले तो मैंने ये बोला कि कौन से रिएक्शन अफेक्ट होते हैं, कौन से इफेक्ट होते हैं जिनमें गैसियस मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क है। Among the given reactions, all reactions other than 2 have difference in number of gaseous moles of reactants and products, hence are affected by increase in pressure। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर कर दिया ना मैंने। सेकंड पार्ट देखो, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, सिस्टम मूव्स इन अ डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर, टू डिक्रीज द प्रेशर सिस्टम शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज। तो फिर सारा आंसर ऐसे ऐसे करना है, गैसियस मोल डिक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो सिस्टम शिफ्ट बैकवर्ड, ऐसे एक एक पार्ट कैसे करना है।
ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरह से। अगला, so dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following endothermic reaction। ये एक रिएक्शन दी हुई है, ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन है, ठीक है। फिर क्या, तो राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी फॉर अबव रिएक्शन, इसका केपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है। केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, उसका क्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। लो, फर्स्ट पार्ट का आंसर कर दिया हमने, केपी का एक्सप्रेशन लिख दिया। फिर क्या, हाउ विल वैल्यूज ऑफ केपी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय। केपी, दो चीजों का अफेक्ट पूछ रहा है, एक तो केपी पे क्या असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉम्पोजिशन है उस पे क्या असर पड़ेगा जब आप ये वाले चेंज करते हो सिस्टम में। पहला चेंज, इंक्रीज द प्रेशर। देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलता है और किसी के बदलने से वो नहीं बदलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, गांठ बांध लो बात। आप प्रेशर चेंज कर लो, आप वॉल्यूम चेंज कर लो, आप कोई इनर्ट मटेरियल डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, कुछ कर लो, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता। समझ में आ गई बात। तो पहले तो इंक्रीजिंग प्रेशर और यूजिंग कैटलिस्ट, अगर आप ये दोनों काम करते हो उससे केपी को कोई असर नहीं पड़ेगा कि कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केपी को असर सिर्फ इंक्रीजिंग टेम्परेचर से ही पड़ेगा, ठीक है बात। चलो एक एक करके आंसर करता हूँ। पहले इंक्रीजिंग प्रेशर, जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो केपी भी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर पे क्या होगा, अब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, सिस्टम क्या बोलेगा, प्रेशर को डिक्रीज करो। डिक्रीज कैसे करेगा, प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेगा, बाय शिफ्टिंग इट इन अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज। तो डिक्रीज किस दिशा में हो रहे हैं नंबर ऑफ गैसियस मोल, ये रिएक्शन देखो ना, बैकवर्ड में डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, pressure change does not affect kp, so increase pressure kp remains the same. If the pressure is increased by decreasing volume, system moves in a direction to decrease pressure. To decrease pressure, system उस दिशा में शिफ्ट होगा ताकि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज हो जाए, और नंबर ऑफ गैसियस मोल बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं डिक्रीज, तो इसलिए प्रेशर इंक्रीज करने पे सिस्टम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बात है। ओके, फिर अगला है अफेक्ट टेम्परेचर का। टेम्परेचर का इफेक्ट पता होने के लिए आपको ये पता होना पड़ेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो गिवन है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यहां फिर से लिख रहा हूं मैं रिएक्शन, CH4 गैस प्लस वाटर गैस प्लस हीट, ये क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3H2 गैस, ये है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हीट है, एंडोथर्मिक क्या मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये। अब क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सिस्टम क्या बोलेगा, टेम्परेचर कम करो। वो सिस्टम कम कैसे कर सकता है टेम्परेचर, हीट को एब्जॉर्ब करके या हीट को रिलीज करके, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब तो टेम्परेचर कम होगा। हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, केपी ना बढ़ जाता है। देखो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी रिएक्शन तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की कम हो जाएगी ना। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रही बात, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केपी बढ़ जाता है, ये वैसे भी जनरल रिजल्ट है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो केपी कम हो जाता है, ठीक है बात है। तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और केपी बढ़ जाएगा। मैं ली चैटरी प्रिंसिपल से बता सकता हूँ,
लेकिन ये एक एक्सप्रेशन भी होता है इसका, log of k equilibrium 1 divided by k equilibrium 2, k equilibrium 1 k equilibrium 2 is equilibrium constant at temperature T2 and T1। ऐसे जैसे टेम्परेचर अगर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2, टेम्परेचर अगर T1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर का ये फॉर्मूला है, ये याद करना है, कर लोगे याद। देखो अब क्या है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। देखो ये तो मैंने आपको ली चैडल प्रिंसिपल से बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kp इंक्रीजेस एंड रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे देखो, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो मान लो T2 है 100 और मान लो T1 था 10, T2 100 T1 था 10, तो देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, सपोज T2 100 है और T1 10 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। ये अब ये सॉल्व करो, तो 10 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 10, ये आ जाएगा -90 अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, ये आ जाएगा। अब डेल्टा एच तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। टोटल टर्म नेगेटिव हो जाएगी, मतलब दिस टोटल टर्म इज नेगेटिव। लॉग का ये ग्राफ होता है, ये 1 है, दिस इज लॉग एक्स, दिस इज एक्स। अगर x लेस देन 1 हो तो लॉग नेगेटिव होता है, और अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो लॉग पॉजिटिव होता है। अब ये अगर टोटल टर्म नेगेटिव आ रही है, मतलब क्या, Kp1 बाय Kp2, ये क्या है, नेगेटिव नहीं, सॉरी लेस देन 1, ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। हाँ मतलब हाँ नेगेटिव है, अगर x लेस देन 1 है तो लॉग नेगेटिव होता है, ये बात है, ठीक है। अगर x लेस देन 1 है तो लॉग नेगेटिव होता है, तो अगर आपका लॉग नेगेटिव आ रहा है मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है लेस देन 1 है, समझ में आई बात है। तो इसका मतलब क्या है, Kp1 इज लेस देन Kp2, मतलब Kp2 इज मोर देन Kp1, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 वाला ज्यादा है। टेम्परेचर T2 आपने ज्यादा लिया था ना, तो T2 ज्यादा तो Kp2 ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से Kp बढ़ जाएगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो इस फॉर्मूला से प्रूव होता है। समझ में आ गई बात है, इस फॉर्मूला से प्रूव होता है। चलो, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ये, अगर Kp बढ़ गया तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट का आंसर कर दिया, थर्ड पार्ट देखो, यूजिंग ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो चेंज ही नहीं करता, ना तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करे, ना इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन को चेंज करे। कैटलिस्ट पता है क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का स्पीड बढ़ा देता है, और दोनों का स्पीड इक्वल अमाउंट से बढ़ाता है। तो, फिर ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, देखो ये होता है, तुम सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KF बाई KB। अगर कोई रिएक्शन है ऐसे, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KF है, बैकवर्ड का KB है। हमने करा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KF बाय KB हमने करा था, KF बाय KB को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। कैटलिस्ट KF और KB को इक्वली इफेक्ट करता है, तो अगर इक्वली इफेक्ट करेगा दोनों को सेम, या तो सेम दोनों को बढ़ाता है या दोनों को घटाता है, नॉर्मली बढ़ाता है, दोनों को इक्वल अमाउंट में बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ना ही इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन चेंज हो। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, इसलिए Kp और कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज नॉट अफेक्टेड बाय यूजिंग कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अफेक्ट ऑफ
एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ मिथेनॉल, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिमूवल ऑफ मिथेनॉल ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। देखो आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपको 4 चेंज करके बताए गए हैं। इन 4 चेंज करने पे इस इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा वो पूछा है, ठीक है। देखो पहले बताओ, अगर आप बाहर से हाइड्रोजन ऐड करते हो, आपके पास इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, आपने बाहर से इसमें जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर में कौन कौन है, H2 है, CO है और मिथेनॉल है। आपने क्या किया, बाहर से H2 ऐड किया, मतलब आपने H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। सिस्टम क्या बोलेगा, H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम करो। कम कैसे हो सकती है, फॉरवर्ड में जाके। तो फर्स्ट में तो वो फॉरवर्ड चलाएगा। देखो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्पीसी इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशी। समझ में आई बात। हाँ, एक फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया तो इफ H2 इज एडेड, सिस्टम ट्राई टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ये तब होगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इसलिए फॉरवर्ड में चला गया। अगला देखो, एडिशन ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल अगर ऐड करोगे तो सिस्टम क्या बोलेगा कि मिथेनॉल को कम करो, तो कम कैसे होगा, बैकवर्ड में। तो यहाँ तो बैकवर्ड चला जाएगा। रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से बताना, अब रिमूव किया है। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर दी, सिस्टम बोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाओ, तो बढ़ेगा कैसे, बैकवर्ड आके। तो बैकवर्ड आएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे बैकवर्ड। फिर रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल रिमूव कर दिया तो सिस्टम बोलेगा बढ़ाओ। आपने कम किया, सिस्टम बोलेगा बढ़ाओ, तो बढ़ेगा कैसे, और। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। At 473 Kelvin, equilibrium constant for decomposition of phosphorus pentachloride PCl5 is this much। आपको ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी हुई है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Kc, और इसका डेल्टा H दिया हुआ है। डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। फिर बोल रहा है राइट एक्सप्रेशन फॉर Kc ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का Kc लिखना एक्सप्रेशन, वो तो सिंपल है। तो Kc क्या आएगा, concentration of PCl3 into concentration of Cl2 डिवाइड बाय concentration of PCl5। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल आंसर है, सिंपल सा है। अगला देखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे इसके उल्टी रिएक्शन की Kc क्या होगी, कैसे करते हैं, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो Kc क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है ना। तो इसके उल्टे रिएक्शन का Kc क्या होगा, 1/8.3 इंटू 10⁻³ यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। देखो, PCl5 से PCl3 Cl2 बन रहा है, इसका Kc इतना है। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है। ये हम कर चुके हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, याद है ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन Kc इफ, Kc पे क्या असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा अगर आप PCl5 ऐड कर दोगे, बताओ। कोई कुछ असर नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नो इफेक्ट नहीं, वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। फिर देखो, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, हाँ देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपने PCl5 ऐड किया तो सिस्टम बोलेगा PCl5 कम करो, तो फॉरवर्ड तो शिफ्ट हो जाएगा नो डाउट, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, देखो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सिस्टम बोलेगा प्रेशर डिक्रीज करो। डिक्रीज कैसे करेगा, नंबर ऑफ गैसेस मोल कम करके बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना का उतना ही रहेगा। तो नो इफेक्ट आएगा Kc पे, तो नो इफेक्ट। टेम्परेचर अगर बढ़ाया, रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात है, नहीं समझ में आई। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये इस एक्सप्रेशन से प्रूव होता है, इससे, ठीक है। तो क्योंकि गिवन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी।
नहीं करते हैं आज। A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. The volume of container is suddenly increased. है क्या? वो लिक्विड को हम वाटर मान लेते हैं। किया क्या है देखो, हमारे पास एक सील्ड कंटेनर था। मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूँ। यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड है। सपोज लिक्विड वाटर, कोई भी लिक्विड है, वाटर मान लेते हैं। और ये लिक्विड है, उसके वेपर है। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं वाटर, लिक्विड, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? वाटर गैस, मतलब वेपर्स के साथ। यहाँ पे ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। सिचुएशन समझ में आ गई क्या है? अब उसने क्या किया, इस कंटेनर का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज कर दिया। पिस्टन को मान लो ऊपर उठा दिया आपने, देखते हैं क्या होगा। तो ये लिक्विड ऐसे है, लिक्विड तो ऐसे है, अब वेपर ऐसे हो गए, ठीक है ना? ये इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या असर पड़ेगा? ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए कि आपने एकदम से वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर दिया तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज, व्हाट इज इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर? शुरू में क्या फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर पे? पहली बात तो वेपर प्रेशर होता क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है? ये वेपर प्रेशर है। ये जो वेपर था ना यहाँ पे, इनकी वजह से जो प्रेशर है, इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो पहले तो हम ली चैटरीज प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है? कि इस हम प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। जो मैंने आपको ली चैटरी प्रिंसिपल कराया है, इसमें आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आपने प्रेशर क्या किया? प्रेशर क्या किया? प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर वेपर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो आपने डिक्रीज किया प्रेशर, सिस्टम क्या बोलेगा? प्रेशर इंक्रीज करो। प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ा के। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कैसे बढ़ेंगे? जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे और वेपर बनेंगे इसके। जैसे ही आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसके और वेपर ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? हो क्या रहा है इसमें, प्रोसेस क्या हो रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बोलेंगे इवेपोरेशन, बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। गैस मिलके लिक्विड बन रही है, वो कंडेंसेशन हो रही है। जब आपने कुछ नहीं किया था तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट बराबर था। ये बात समझ में आ रही है? जब आपने एकदम से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो ली चैटरी प्रिंसिपल से हमको पता है कि सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा, है ना? तो फॉरवर्ड जाने का मतलब पता है क्या है? देखो, इवेपोरेशन तो सरफेस से होती है, इवेपोरेशन तो सरफेस से हो रही है, और सरफेस, लिक्विड की सरफेस तो उतनी ही है ना? और टेम्परेचर भी उतना ही है, आपने टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं है। इवेपोरेशन का रेट तो उतना ही है, इवेपोरेशन का रेट तो उतना ही है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है? सेम है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है? सेम है। तो लेकिन हमको पता है कि वेपर ज्यादा बन रहे हैं, पता ना हमको। अभी तो मैंने बोला ली चैटरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने प्रेशर कम किया तो सिस्टम बोलेगा प्रेशर बढ़ाओ। सिस्टम प्रेशर कैसे बढ़ाएगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करके, मतलब वेपर ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि इवेपोरेशन का रेट सेम है, कि वेपर के बनने का रेट सेम है। इसका मतलब हुआ ये, कंडेंसेशन का रेट कम हो गया। वेपर बन तो उसी स्पीड से रहे हैं, पर कंडेंस कम स्पीड से हो रहे हैं। नेट रिजल्ट ये हो गया कि वो बन ज्यादा गए। समझ में आई बात है? इस केस में क्या था, अब मैं 3 केस कंसिडर करूंगा। ये है मान लो केस 1, जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम में थे। केस 2, आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, T इज इक्वल टू 0। आपने जस्ट अभी इंक्रीज किया ही है वॉल्यूम। फिर थर्ड केस हम लेंगे T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया हुआ था लेकिन बहुत समय बीत चुका है।
आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया था लेकिन बहुत समय बीत चुका है, तो क्या होगा? पहले मैं t इक्वल टू 0 पे बात करता हूँ। इवेपोरेशन का रेट तो उतना ही है, इन तीनों केसेस में इवेपोरेशन का रेट तो उतना ही है, लेकिन इस केस में क्या होगा, कंडेंसेशन, अच्छा पहले केस में रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, दोनों इक्विलिब्रियम में है, पूरा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ पड़ा है, ठीक है। जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्या हुआ, फॉर अ मोमेंट प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो वेपर सब जगह फैल गए, तो उनके आपस में टकराने की जो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई वेपर्स की। समझ में आई बात? कंडेंसेशन होती कैसे है, दो वेपर आपस में टकराते हैं फिर वो कंडेंस करते हैं। अब वो वेपर को ज्यादा वॉल्यूम मिल गया फैलने के लिए, तो उनमें आपस में जो कोलिजन होगी वो कम हो जाएगी, तो कंडेंस वो कम होंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या था, इवेपोरेशन का रेट तो उतना ही था लेकिन कंडेंसेशन का रेट कम हो गया, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन उतना ही रहा, कंडेंसेशन कम हुआ है, तो बिकॉज इवेपोरेशन इज मोर देन कंडेंसेशन इसलिए वेपर ज्यादा बनेंगे। समझ में आ गई बात? तो फिर जैसे जैसे वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर की संख्या बढ़ती जाएगी यहाँ पे, तो फिर उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी वेपर्स की, तो कंडेंसेशन का रेट फिर से पिकअप होना शुरू हो जाएगा, और वो कंडेंसेशन का रेट पिक होते होते इवेपोरेशन को फिर से मैच कर जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फिर से रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, यहाँ फिर से इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टैब्लिश हो जाएगा। समझ में आई बात? इक्विलिब्रियम फिर से आ जाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, देखो ये फिर से आ गया इक्विलिब्रियम, लिक्विड H2O गैस, केपी का एक्सप्रेशन बताओ, केपी का प्रेशर ऑफ H2O है कि नहीं, बस यही आएगा ना। इसको वेपर प्रेशर ऑफ H2O मतलब वेपर प्रेशर ऑफ H2O, यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे वही है प्रेशर ऑफ H2O। केपी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड तो करता नहीं, टेम्परेचर आपने बदला नहीं, मतलब प्रेशर ऑफ H2O बदलने वाला नहीं है, ये जो प्रेशर शुरू में यहाँ था वो यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, वेपर की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। समझ में आ गई बात? क्या प्रोसेस समझ में आ गई क्या हुआ, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, शुरू शुरू में क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस इवेपोरेशन का रेट तो सेम है, लेकिन शुरू शुरू में कंडेंसेशन का रेट डिप कर जाएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वेपर सब जगह फैल गए, सब जगह फैल गए तो आपस में कम टकराएंगे, फिर इवेपोरेशन तो उतना ही है, कंडेंसेशन कम हो गया, तो फिर वेपर की संख्या बढ़ जाएगी ऊपर, तो वेपर की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी फिर से इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो कंडेंस करने लग जाएंगे, फिर से एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस हुई है, इसी पे बेस्ड उसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। समझ में आ गई बात? देखो, व्हाट इज इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन अ वेपर प्रेशर, पहले तो कम हो जाएगा वेपर प्रेशर शुरू शुरू में, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड देन इनिशियल वेपर प्रेशर वुड डिक्रीज, है ना, बिकॉज अमाउंट ऑफ वेपर रिमेन्स द सेम, क्योंकि वेपर की संख्या तो उतनी ही है पर वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया, एज अ रिजल्ट सेम अमाउंट ऑफ वेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लार्जर वॉल्यूम। सिंपल बात है, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर कम हो जाएगा। फिर क्या अगला क्या है, हाउ डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली, शुरू शुरू में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है, when the volume of container is increased density of vapor phase decreases, as a result rate of collision of vapor particle decrease, hence rate of condensation decreases initially। हमने initially का आंसर दे दिया। अगला, what happens when equilibrium is restored finally, जब वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा, what will be final वेपर प्रेशर, तो फाइनल वेपर प्रेशर जितना पहले था उतना ही होगा क्योंकि केपी है, वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन केपी ही है ना, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात याद भी रखना, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ना सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ना सरफेस एरिया पे करे, ठीक है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन volume, as temperature is fixed the final vapor pressure will be equal to original vapor pressure of the system when volume is suddenly increased। जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो सेम है पर रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीज कर गया, तो इवेपोरेशन तो उतना ही है, कंडेंसेशन डिक्रीज कर गया, इसलिए क्या होगा, वेपर की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। एज अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीजेस
रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज। जैसे जैसे वेपर की संख्या बढ़ने लगेगी फिर कंडेंसेशन का रेट भी पिकअप होने लग जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ते रहेंगे अंटिल फाइनल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ओरिजिनल। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक फाइनल वेपर प्रेशर ओरिजिनल के इक्वल नहीं हो जाता। फिर इक्विलिब्रियम फाइनली आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे और वेपर प्रेशर जितना पहले था उतना हो जाएगा। ठीक है। इन फाइनल स्टेट अमाउंट ऑफ वेपर एंड वॉल्यूम बोथ हैव इंक्रीज्ड बट वेपर प्रेशर रिमेन सेम। देखो पी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया वॉल्यूम भी बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ वेपर्स भी बढ़ गए, प्रेशर सेम रहेगा। समझ में आ गई बात?